हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जनन क्या होता है। जनन की हम लोग परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर जनन के प्रकार पढ़ेंगे, हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, अर्थात अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, लैंगिक जनन पढ़ेंगे और कायिक जनन पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वह है अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन को समझने से पहले हम लोग जनन समझते हैं कि जनन क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य को अपने अजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना पड़ता है। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पक्षी हो, तो कोई भी हो, उसको अपनी जाति को बचाने के लिए, निरंतरता को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जनन की प्रक्रिया को संपन्न करना पड़ता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जनन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है और अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को पैदा करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। या और सरल शब्दों में हम समझाते हैं कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य क्या करेगा, अपने जैसी संतान उत्पन्न करेगा, ठीक है। कोई पेड़ पौधे हैं, ठीक है, आम का है, आम का जो पौधा है, ठीक, आम के पेड़ उसको उत्पन्न करेगा भाई। उसके बाद ऐसे जो भी चाहे पेड़ पौधे हों, कोई जीव जंतु हो, अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते क्या हैं, जनन की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें जैसे मनुष्य है, ठीक है, तो मनुष्य को क्या बोलते हैं, बेबी को उत्पन्न करने के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या करते, अपनी की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है। चलिए, वो तो हम अभी आपको बताएंगे कि जनन के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमको जनन का महत्व क्या है, जनन के टाइप्स को समझने से पहले हमको कि क्यों आखिर ज़रूरी है जनन, ये समझना है। देखिए, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि जनन द्वारा जो जीव है अपने जीवों की संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अगर जनन की प्रक्रिया वो नहीं करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि क्या वो अपने जैसे संतान उत्पन्न कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उनकी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनका अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त होने लगेगा। दूसरा क्या है, अपनी जाति की निरंतरता को क्या करते हैं, बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया आवश्यक होती है। फिर जनन के द्वारा ही आनुवंशिक लक्षण जीवों से संतानों में वंशागत होते हैं, जिससे संतान अपने जनक के समान दिखाई पड़ते हैं। जनको मतलब होता है पेरेंट, ठीक है। जनन जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उससे ही संतान की उत्पत्ति होती है और आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है वो पहुंचता है, ठीक है। कैसे, जनन की प्रक्रिया के द्वारा कोई मानिए कि एक मनुष्य है, ठीक है, एक मेल है, फीमेल है, उसकी संतान उत्पन्न होती है, तो जो व्यक्ति है मेल और फीमेल उसके आनुवंशिक लक्षण क्या होंगे, उस सारे उसके संतान में आएंगे, ठीक है। आनुवंशिक लक्षण क्या होता है, देखिए, जो डीएनए है वो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है। आप अपने मम्मी पापा की तरह यानी कि माता पिता की तरह 50% लक्षण आपको माता से, 50% लक्षण आपको आपके पिता से प्राप्त होता है। तो ये सारे बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण कहे जाते हैं। इसी के कारण क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स की तरह, जनकों की तरह दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और जनन का और क्या महत्व होता है, देखिए, विभिन्नताएं स्पीशीज़ की उत्तरजीविता बनाए रखने में क्या होती है, आवश्यक होती हैं। तो जनन की प्रक्रिया का जो महत्व है वो बहुत होता है, जिसको हम लोग ने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं जो जनन है वो कितने प्रकार से होता है। तो जो जनन की प्रक्रिया है, जनन, ठीक है, जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है।
पहला है अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, तो हम लोग का जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अलैंगिक जनन क्या होता है। आपको यहाँ पे ये दिमाग में रख लेना है कि जनन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन है, कायिक जनन है और लैंगिक जनन है। चलिए आइए समझते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन को हम लोग इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। होता क्या है, देखिए, जब किसी जीव का जन्म एक ही जनक के शरीर के किसी भाग से होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए समझते हैं क्या मतलब है इसका। जब किसी जीव, देखिए मनुष्य में क्या होता है कि आपको अगर संतान की उत्पत्ति करनी है, संतान उत्पत्ति होती है तो उसमें मेल और फीमेल 2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 की आवश्यकता होती है, यानी कि जो मेल है उससे क्या प्राप्त होता है, स्पर्म शुक्राणु प्राप्त होते हैं, और जो फीमेल है उससे अंडाणु प्राप्त होते हैं और निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। परंतु जो अलैंगिक जनन है, इसमें जब किसी जीव का जन्म एक ही जनक पार्टिसिपेट करेगा अपनी संतान की उत्पत्ति के लिए, ये देखिए ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि जीव का जन्म एक ही जनक के शरीर के किसी भाग से, शरीर का कोई भी पार्ट हो सकता है कि वो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबा की बात करते हैं। ठीक है, अभी समझाएंगे भी अमीबा का एग्ज़ाम्पल। तो एक ही जनक के जब किसी जीव का जन्म एक ही जनक के शरीर के किसी भाग से होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। एक और एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं और समझते चलते हैं परिभाषा के थ्रू। देखिए, अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है, यानी कि इसमें एक पेरेंट चाहिए, 2 नहीं चाहिए। ठीक है, और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, यानी कि इसमें गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है जनन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है। जब अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो जो एक नया जीव बनता है वह क्या करता है, अपने माता पिता से रिप्रोडक्शन की जब प्रक्रिया होती है तो अपने जो जनक होते हैं उनसे क्या होता है, अलग हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर अपने जनक जीव का एक हिस्सा नए जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है। चलिए अभी समझते हैं इसको कि ये परिभाषा है क्या। इसको समझने से पहले अलैंगिक जनन की देखते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, कि कितनी विधियां पाई जाती हैं अलैंगिक जनन की। तो सबसे जो पहली विधि है वह है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है पुनरुद्भवन, चौथा है खंडन, 5वां है बीजाणु जनन। ये सारी विधियां हैं अलैंगिक जनन की और हम इसको चित्र सहित स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं विखंडन क्या होता है। देखिए विखंडन, फिजन बोलते हैं इसको। देखिए फिजन का मतलब ही होता है टूटना। ठीक है, फिजन का मतलब होता है टूटना या डिवाइड होना कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है क्या है, विखंडन। ठीक है, खंडन आ रहा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए फिजन मतलब टूटना या डिवाइड होना। देखिए जो विखंडन है वह 2 प्रकार से होता है। एक क्या है, एक है द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन, और दूसरा क्या है, चलिए ये दिखा देते हैं आपको। दूसरा क्या है, बहुविखंडन। ठीक है, सबसे पहले विखंडन 2 तरीके से, द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन, और दूसरा क्या है, बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन। चलिए आइए होता क्या है और किस किस जंतुओं में इसके द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है ये समझते हैं। देखिए जो विखंडन है, विखंडन में जो पहला प्रकार है वह है बाइनरी फिजन। अच्छा, बाइनरी का मतलब क्या होता है, हम लोग शब्दों को चलिए तोड़ के समझते हैं फटाफट तो समझ में आएगा। बाइनरी का जो मतलब होता है वो होता है 2, और फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जीव जो 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं
वह इस विधि के द्वारा जनन की क्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा पढ़ लेते हैं। जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में क्या आया, प्रोटोजोआ कौन से जंतु होते हैं, जो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया, हरे रंग के शैवाल, हाइड्रा आदि में जो द्विविखंडन के द्वारा जनन होता है। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझ लेते हैं फटाफट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अमीबा है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, संघ प्रोटोजोआ में आता है। अब इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है। ठीक है, अब होगा कैसे इसमें जनन, देखिए धीरे धीरे जो इसके अंदर केंद्रक पाया जा रहा है, ये वाले भाग की बात कर रही हूँ मैं, वह धीरे धीरे क्या होगा कि डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। चित्र, ये वाले चित्र में देखिए धीरे धीरे ये फैल रहा है, यानी कि डिवाइड होना शुरू हो रहा है। ठीक है, जब ये न्यूक्लियस है, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलेंगे, हिंदी में केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, तो जो केंद्र में पाया जाता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा और ये जो इसमें क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा। अब साइटोप्लाज्म भी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू होता है, फिर धीरे धीरे देखिए किनारे किनारे जो साइटोप्लाज्म भरा है ये भी डिवाइड होना चालू होता है। तो ये क्या रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, ये समझते हैं। देखिए जो विखंडन है, विखंडन में जो पहला प्रकार है वह है बाइनरी फिजन। अच्छा, बाइनरी का मतलब क्या होता है, हम लोग शब्दों को चलिए तोड़ के समझते हैं फटाफट, तो समझ में आएगा। बाइनरी का जो मतलब होता है वो होता है दो, और फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जीव जो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, वह इस विधि के द्वारा जनन की क्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा पढ़ लेते हैं। जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में क्या आया, प्रोटोजोआ कौन से जंतु होते हैं, जो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया, हरे रंग के शैवाल, हाइड्रा आदि में जो द्विविखंडन के द्वारा जनन होता है। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझ लेते हैं फटाफट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अमीबा है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, संघ प्रोटोजोआ में आता है। अब इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है। ठीक है, अब होगा कैसे इसमें जनन, देखिए धीरे धीरे जो इसके अंदर केंद्रक पाया जा रहा है, ये वाले भाग की बात कर रही हूँ मैं, वह धीरे धीरे क्या होगा कि डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। चित्र, ये वाले चित्र में देखिए धीरे धीरे ये फैल रहा है, यानी कि डिवाइड होना शुरू हो रहा है। ठीक है, जब ये न्यूक्लियस है, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलेंगे, हिंदी में केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, तो जो केंद्र में पाया जाता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा और ये जो इसमें क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा। अब साइटोप्लाज्म भी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू होता है, फिर धीरे धीरे देखिए किनारे किनारे जो साइटोप्लाज्म भरा है ये भी डिवाइड होना चालू होता है। तो ये क्या है, पेरेंट, यानी कि ये जनक है। ठीक है, पेरेंट है, पेरेंट अमीबा है। अब इसमें क्या होगा, कैसे जनन होगा, इसमें धीरे धीरे से केंद्रक डिवाइड होना चालू हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होना चालू हुआ, और लास्ट में जब ये प्रक्रिया ख़त्म होने वाली होगी, तो लास्ट में दो संतति अमीबा क्या होंगे, इसमें से डिवाइड होकर के बन जाएंगे। ये देखिए दोनों यहाँ से टूट गए। एक मिनट, मैं इसको साफ करके फिर से आपको दिखा देती हूँ चित्र को। ये लास्ट में ये जो अमीबा है ये दो पार्ट में टूट गए, एक से एक संतति कोशिका का निर्माण हो गया, दूसरे से दूसरे संतति कोशिका का निर्माण हो गया, यानी कि दो डॉटर अमीबा जो हैं वो हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की प्रक्रिया जो है वह इसमें संपन्न हो गई। तो ये पेरेंट से हमें, इसके जनक से हमें क्या प्राप्त हुई, संतति अमीबा प्राप्त हो गई। इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, चलिए अभी बहुविखंडन क्या होता है, या एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जब इनका शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है, तो इस प्रकार एक जीव से बहुत संतति जीव बनते हैं। इस विधि को बहुविखंडन कहते हैं। सिंपल सा है कि इसमें भी कुछ उसकी तरह, मतलब इस मल्टीपल का मतलब समझ गए ना, बहुत सारे, और फिजन का मतलब होता है टूटना। तो आपके दिमाग में ये जब शब्द आए तो ये कहीं ना कहीं आना ही चाहिए कि एक जीव से बहुत सारे जीव जो है वो टूट करके बन जाते हैं।
बनते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन की क्रिया जो है इसमें संपन्न होती है। चलिए आइए एक समझा देते हैं आपको एग्जाम्पल फटाफट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन में क्या देखते हैं हम लोग कि प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। प्लाज्मोडियम में जब जनन की क्रिया होना शुरू होती है तो इसके चारों ओर क्या होता है, देखिए इसके चारों तरफ, प्लाज्मोडियम के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। अब जब प्लाज्मोडियम डिवाइड करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना लेता है और फिर से प्रोटेक्टिव लेयर, देखो जब इसके किनारे अंदर एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है आपको दिख रहा है और किनारे किनारे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब ये आगे जाता है और ये न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत सारे भागों में टूट जाता है, और जो ये प्लाज्मोडियम है ये भी बहुत सारे भागों में क्या होता है, बहुत अलग हो जाता है, इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब जो किनारे किनारे प्रोटेक्टिव लेयर है वो यहाँ पर आकर के टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो क्या होगा, सारे प्लाज्मोडियम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और नए क्या होंगे, संतति का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा है आपका मुकुलन, बडिंग। देखिए जब ये शब्द आए बडिंग, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि बडिंग होता क्या है। बडिंग का मतलब होता है, मुकुलन बहुकोश के सरल जीवों में होता है, पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए। इसमें क्या होता है, संरचना उभार के रूप में होती है। ये चित्र से समझाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुकुलन बहुकोश की सरल जीवों में होता है, इसमें जीव में छोटी सी संरचना उभार के रूप में होती है, इसे मुकुल बड कहते हैं। इस क्रिया, और जो इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, चलिए आइए देख लेते हैं। जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। अब पेरेंट हाइड्रा में ये उभार होता है बड, इसको बोलते क्या है, मुकुल। इस पर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है। जब ये क्या होगा कि इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी तो ये आपने देखा, ये बड ये टूट करके क्या होगा, अलग हो जाएगा, और जो बड अलग हो जाएगा टूट के, तो उसमें से एक यंग हाइड्रा क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है, यंग हाइड्रा बन जाएगा। यानी कि रिप्रोडक्शन की क्रिया ऐसी संपन्न होती है। इस तरीके मुकुलन में जो क्रिया संपन्न होती है, जैसे हाइड्रा में होती है, ईस्ट में इसी के द्वारा क्या होता है, संपन्न होती है। नेक्स्ट है पुनरुद्ध भवन। अच्छा, पुनरुद्ध भवन क्या होता है ये समझते हैं। चलिए पहले चित्र देख लेते हैं। ये पुनरुद्ध भवन, ये प्लेनेरिया है। अब इसमें होता क्या है, पुनरुद्ध भवन में पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यदि कोई जीव किसी कारण कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव विकसित कर लेते हैं। जैसे ये प्लेनेरिया है, एक मैं चित्र से और क्लियर कर देती हूँ आपको। प्लेनेरिया है, किसी कारणवश अगर इस टाइप के जो जीव होते हैं, देखो पुनरुद्ध भवन को रीजनरेशन इसीलिए बोलते हैं कि वो रीजनरेट कर लेते हैं अपने आप को। कोई किसी कारणवश क्या होता है कि यदि किसी जीव में किसी कारणवश कुछ टुकड़ों में ये टूट जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्लेनेरिया है, ये देखिए इसके अलग हो गए, 3 पार्ट हो गए, तो क्या करता है, प्रत्येक भाग नए जीव की क्या कर देता है, उत्पत्ति कर देता है, रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, यानी कि खंडन की। होता क्या है फ्रेगमेंटेशन, चलिए पहले चित्र देख लेते हैं, ठीक। फ्रेगमेंटेशन यानी कि इसको खंडन बोलते हैं। इसमें पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में स्पाइरोगायरा है, यूरोथ्रिक्स है, आदि जो तंतु मतलब फिलामेंट होते हैं, जिसमें शैवाल तथा कवक के तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन करके नया तंतु बनाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया स्पाइरोगायरा का, ठीक है।
अब स्पाइरोगायरा का एग्जांपल ले लिया और देखिए यहाँ पर स्पाइरोगायरा है यानी कि जनक है। अब ये 2 भागों में क्या होता है, टूट जाता है और प्रत्येक खंड से ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ठीक है। प्रत्येक खंड से एक नया स्पाइरोगायरा का निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं खंडन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्पाइरोगायरा का जो फिलामेंट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नए तंतु में यानी कि स्पाइरोगायरा में पूरा पूर्ण रूप से स्पाइरोगायरा एक प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं बीजाणु निर्माण की तरफ। अच्छा, बीजाणु निर्माण होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। चलिए चित्र की तरफ चलते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बीजाणु का मतलब होता है क्या, बीजाणु निर्माण यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। होता क्या है स्पोर फॉर्मेशन, कैसे आप समझोगे कि स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए जैसे कवक में बीजाणु निर्माण, एक एग्जांपल हम कवक का ही लेते हैं। कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोश की रचनाएं बनाती हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं, ठीक है। ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नए पादप बनाते हैं। जैसे कि कवक है, शैवाल में स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक एग्जांपल देखते हैं आप, जैसे ये आपको जो चित्र दिख रहा है ये कवक में बीजाणु निर्माण का कैसे फॉर्मेशन होता है। देखिए जो ये वाली जो पार्ट है आपको जो ये आपको जालनुमा संरचना दिख रही है, इसको स्पोरोंजियोफोर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बडनुमा आपको एक संरचना दिखाई पड़ रही है, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। इसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं, छोटे छोटे से स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये स्पोर क्या करते हैं कि इससे अलग हो जाते हैं, स्पोरेंजियम से बाहर निकल जाते हैं और